significance of water canal system. Significance of water canal system, or we can say water transport system. Water canal system and water transport system. There are four significance of water canal system for spongage. First one is transportation of food materials. Transportation of food materials. यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स मेंशन नहीं कर सकते. यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स और एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स, ये दोनों टर्म्स हम यहां पर यूज नहीं कर सकते. ठीक है, जो एग्जैक्ट टर्म रहेगा वो क्या रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल. ऐसा क्यों? रीजन इज इन sponges. In sponges, digestion is intracellular. Digestion is intracellular, but in humans, digestion is extracellular. ह्यूमंस में, मानव में, मनुष्यों में जो डाइजेशन है वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, बट इन स्पंजेज जो डाइजेशन है वो क्या है? इंट्रा सेल्यूलर. यानी जो डाइजेशन होगा वो सेल के अंदर होगा, ना कि सेल के बाहर. अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो जो डाइजेशन है वो गट के अंदर है. ठीक है, सेल के अंदर नहीं है, गट के अंदर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. ह्यूमन के केस में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर है. डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन मेनली किसका रहता है? अमीनो एसिड्स का, प्लस में ग्लूकोज का, प्लस में फैटी एसिड्स का, जो लैक्टिल में होता है मेनली. ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन. आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, बट स्पंजेज में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि स्पंजेज में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वहां पर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है. तो वहां पर जो डाइजेशन है वो क्या है? इंट्रासेल्यूलर है. मीन्स वाटर में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर एंटर करेंगे, और सेल में एंटर करने के बाद वहां पर डाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट होगा. ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, तो वहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स या डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, ऐसे शब्द वहां पर हम यूज नहीं कर सकते. स्पंजेस के केस में डायरेक्टली जो टर्म हम यूज करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स.
ये एग्जैक्ट टर्म हम वहां पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। वहां डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड टर्म हम वहां पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां जो डाइजेशन है वो क्या है, वहां पर इंट्रासेल्यूलर है, और जबकि ह्यूमन में जो डाइजेशन है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। ह्यूमन के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ब्लड के थ्रू होगा, स्पंजिस के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो वाटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और ह्यूमन के केस में जो ब्लड में जो एब्जॉर्ब्ड और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर डाइजेशन पहले ही हो चुका है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, सेल में एंटर करने से पहले डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। बट स्पंजिस के केस में जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर एंटर करेगा फूड, और उसके बाद उसका क्या होगा, डाइजेशन। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन होना था वो पहले हो चुका है, और ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, फूड मटेरियल्स का, जो वाटर के थ्रू स्पंज की बॉडी में एंटर कर रहा है। सेकंड सिग्निफिकेंस इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। Second significance is respiratory exchange. Respiratory exchange, it means sponges are also aerobic in nature. स्पंजेस एरोबिक इन नेचर है, एरोबिक है, तो यहां पर जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं वो कौन सी रहने वाली है, ऑक्सीजन, जिसको हम O2 बोलते हैं, और सेकंड जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का यहां पर यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में। यानी जो स्पंजेस हैं उसमें कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है इतना? अगर हम ह्यूमन के साथ इसको कंपेयर करते हैं, स्पंजेस, ह्यूमंस, रेस्पिरेटरी गैसेज O2 CO2, ह्यूमन में भी क्या है, O2 CO2। ऑक्सीजन का यहां पर क्या है, कंजम्पशन, कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर क्या है, प्रोडक्शन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहां पर, कंजम्पशन, और दोनों ही जो ये कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, एरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों ही कंसेप्ट किससे रिलेटेड है यहां पर, एरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन में नाम से क्लियर है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा ही स्पंज में है और ऐसा ही यहां पर ह्यूमन में देखने को मिलेगा। बट यहां पर जो गैसेज के ट्रांसपोर्टेशन का मीन है वो डिफरेंट है, ठीक है। ह्यूमन के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, जो ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है, ठीक है, ह्यूमन में किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू है, ब्लड के थ्रू, और स्पंजेज में किसके थ्रू है, वाटर के थ्रू। यानी स्पंजेज में जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाला सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ठीक है, वो यहां पर क्या है, वाटर है, और ह्यूमन के केस में क्या है, ब्लड है, ठीक है। ब्लड अपने आप में क्या है, टिश्यू, ब्लड यहां पर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, जबकि वाटर यहां पर टिश्यू नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी गैसेज का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो किसके थ्रू है, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू है, और कनेक्टिव टिश्यू का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पर, ब्लड, ठीक है। उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, ब्लड।
ठीक है। बट स्पंजेस के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रेस्पिरेटरी गैसेज का, वो किसके थ्रू हो रहा है? वाटर के थ्रू, और वाटर अपने आप में कोई टिश्यू नहीं है। थर्ड सिग्निफिकेंस, इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें कुछ बेसिक लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेसेस हैं, लाइक डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन के बिना भी कोई लिविंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो स्पंजेज में भी जो वेस्ट मटेरियल है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उस वेस्ट मटेरियल का जो एक्सक्रीशन है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा, और ये ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू है? वाटर के थ्रू है। यानी वाटर जो है वो सर्कुलेटिंग मोड में है, मूवमेंट में है, और अल्टीमेटली वो वेस्ट मटेरियल को अपने साथ बॉडी से बाहर लेके जाएगा ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो यहां पर इन स्पंजेज, और इन केस ऑफ स्पंजेज, इन केस ऑफ स्पंजेज waste materials are also transported in case of sponges. Waste materials are also transported by water and excreted out, और वाटर के थ्रू वाटर के थ्रू ये मूव करेगा, और ऑस्क्यूलम के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जिट पॉइंट है वो क्या है? ऑस्क्यूलम। ठीक है, जितना भी वाटर ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में, स्पंज की बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उनका जो एग्जिट पॉइंट है वो सिंगल ओपनिंग है, सिंगल लार्ज ओपनिंग है। उस सिंगल लार्ज ओपनिंग को क्या बोला गया यहाँ पे? ऑस्क्यूल। ठीक है, अभी तक हमने जो सिग्निफिकेंस स्टडी किया है, फर्स्ट वन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। सेकंड वन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। एंड लास्ट एंड फोर्थ सिग्निफिकेंस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, यहां पर हमें ये समझना होगा कि स्पंजेस में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन सी प्रेजेंट है। स्पंजेस के केस में टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट वन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि प्रिमिटिव टाइप का है, और जो नेक्स्ट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एडवांस टाइप का है। जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा वहां पर गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। गैमेट्स प्रेजेंट है तो वहां फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन है तो वहां जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स की बात करते हैं। तो गैमेट्स एक्चुअल में है क्या? पहले उस बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। गैमेट्स are of two types. First one is male gamete and second one is female gamete. First one is male gamete, second one is female gamete. Gametes are always haploid in nature. Gametes are always haploid in nature. Haploid means having single set of chromosomes. Haploid means having single set of chromosomes. Third feature is
गैमेट्स आर unicellular, that is सिंगल सेल्स। ठीक है, गैमेट्स अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सिंगल सेल को। वो सेल कैसी है यहाँ पे? हैप्लॉइड। ठीक है, टू टाइप के यहाँ पे गैमेट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक मेल गैमेट है, दूसरा फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पंजिज के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, गैमेट्स का, वो भी किसके थ्रू हो रहा है? वाटर के थ्रू हो रहा है। वी नो sponges are sessile और sedentary in nature, sedentary in nature। जो स्पंजेज हैं वो सिसाइल है, सिडेंट्री है, फिक्स है, सबस्ट्रेटम के साथ वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता। मींस जो स्पंजेज है वो क्या है? नॉन मोटाइल। मीन्स these cannot locomote। ठीक है, मीन्स मूव, ये अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक जगह में क्या फिक्स है। अगर एक स्पंज से गैमेट्स को दूसरे स्पंज में मूव करना है तो वो किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू होगा। ठीक है, और गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स हैव टू मूव फ्रॉम one sponge to another through water। ठीक है, गैमेट्स को एक स्पंज से दूसरी स्पंज तक वाटर के थ्रू, वाटर की हेल्प से क्या करना? मूव करना है। ठीक है, कुछ गैमेट्स वहां पर वेस्ट भी होंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली लेस नंबर ऑफ गैमेट्स दूसरे स्पंज में क्या करते हैं? एंटर करते हैं। तो इसलिए नेचर ने ये प्रोविजन उनको प्रोवाइड किया है, गैमेट्स are always produced in large number। जो गैमेट्स है वो हमेशा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है वो बने रहे, हाई रहे। इसके साथ ही सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम यहां पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे स्केलेटन। देखो, अगर हम बात करते हैं स्केलेटन की तो अल्टीमेटली जो स्केलेटन है वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इज ए पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। किसका पार्ट है? ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। और मेनली स्पंज में जो ये स्केलेटल सिस्टम है इसके भी टू पार्ट्स रहते हैं। एक रहता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा यहां पर रहता है एंडोस्केलेटन। एक एक्सोस्केलेटन है, दूसरा एंडोस्केलेटन है। और यहां पे जो स्केलेटन है उसकी हम बात करेंगे। स्पंजिज के केस में कौन सा स्केलेटन प्रेजेंट है? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन स्पंजिज। कौन सा प्रेजेंट रहने वाला है यहाँ पर? एंडोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन का जो कॉम्पोजिशन है वो किसका बना हुआ है? ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। मेनली देयर आर टू कंपोनेंट्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स। ठीक है, टू कंपोनेंट्स रहने वाले हैं यहाँ पे, विच कॉन्स्टिट्यूट, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है एंडोस्केलेटन को, विच कॉन्स्टिट्यूट द एंडोस्केलेटन
of sponges. First one is spicules और second one is spongin fibers. Second one is spongin fibers. First one यहाँ पर क्या है, spicules है, और second यहाँ पर क्या है, spongin fibers है. Spicules और spongin fibers are hard in nature. ये कठोर होंगे, ठीक है, ठोस होंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट and silicon. कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, सिलिकॉन कंपाउंड्स की वजह से जो स्पिक्यूल्स है, जो स्पॉन्जिन फाइबर्स है, वो हार्ड है, ठीक है. और मेन सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है एंडोस्केलेटन का, जैसे ह्यूमन बॉडी में जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ, बोन्स का, और बोन्स में मेनली क्या है, कैल्शियम, ठीक है. तो कंसेप्ट यही आ रहा है कि जो बोन्स है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप, ठीक है. उसी वे में जो स्पिक्यूल्स है और जो स्पॉन्जिन फाइबर्स है वो भी स्पंजेस को क्या प्रोवाइड करते हैं, जो एंडोस्केलेटन है वो क्या प्रोवाइड करता है, शेप. एंडोस्केलेटन प्रोवाइड्स शेप टू ऑल द स्पंजेज. सभी स्पंजेज में प्रेजेंट होता है ये, ऑल द स्पंजेज, ठीक है, सभी स्पंजेज में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है. तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो यहां रहने वाला है वो है रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्पंजेज हैं उनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहने वाला है. जनरली जो रिप्रोडक्शन है ये 2 टाइप्स का रहता है. जो प्रिमिटिव टाइप है वो है एसेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो कॉम्प्लेक्स टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. यहां पर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा यहां पर क्या रहने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर एडवांस टाइप है रिप्रोडक्शन का, एडवांस्ड टाइप है रिप्रोडक्शन का. और जो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है सिंपल टाइप या प्रिमिटिव, ठीक है. सिंपल टाइप और प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व रहता, ठीक है. और फर्टिलाइजेशन को हम टेक्निकली बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, सिंगैमी, ठीक है. गैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन, ठीक है, मिक्सिंग होना, फ्यूजन होना. तो फर्टिलाइजेशन को हम करेक्टली क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सिंगैमी. और सिंगैमी एक्चुअल में है क्या, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ऑफ अपोजिट नेचर, ठीक है. अब यहां जो सिंगैमी है वो क्या रहने वाला, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ऑफ अपोजिट नेचर. अपोजिट नेचर में क्या रहेगा, एक मेल गैमेट और दूसरा यहां पर क्या रहने वाला है, फीमेल गैमेट.
ठीक है, एक मेल गैमेट रहेगा, दूसरा फीमेल गैमेट। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन। स्पंजिज के केस में जो फर्टिलाइजेशन है, स्पंजिज के केस में फर्टिलाइजेशन कैसा रहने वाला है, जिस तरीके से हमने अभी बात की है यहाँ पे, जैसे डाइजेशन है वो इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी, बट स्पंजिज के केस में जो डाइजेशन है वो कैसा है यहाँ पर, इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हमने स्टडी किया यहाँ पे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। दोनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पंजिज में प्रेजेंट होते हैं, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल भी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, स्पंजिज के केस में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर ना होकर क्या होगा, इंट्रासेल्यूलर। तो फर्टिलाइजेशन जो रहेगा इन स्पंजिज, इंट्रासेल्यूलर फर्टिलाइजेशन। सेल के अंदर गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी किसके थ्रू हो रहा था, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू, वाटर के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है स्पंजिज में वो क्या होगा, इंट्रासेल्यूलर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पंजिज टेक्स प्लेस बाय, किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। किसके थ्रू होगा यहाँ पर, फ्रेगमेंटेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। फ्रेगमेंटेशन मीन्स पेरेंट एनिमल gets converted into fragments and each fragment is capable to give rise a new young one। ठीक है, जो पेरेंट बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स फॉर्म करेगा और जो फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है, ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट्स इज कैपेबल टू गिव राइज टू ए न्यू यंग वन। एक नया एनिमल बनाने की वो क्या रखता है, क्षमता रखता है, उसके पास पोटेंशियल है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पंजेज में किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्सुअल reproduction occurs by gametes। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे हमने अभी बात की, जो फर्टिलाइजेशन है स्पंजिज के केस में वो क्या है, इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन किसका पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जहां अभी फर्टिलाइजेशन वर्ड आएगा इसका मतलब ये कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और फर्टिलाइजेशन की जो एग्जैक्ट टर्म है वो क्या है, सिनगैमी। ठीक है, तो स्पंजिज के केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे गैमेट्स के थ्रू हो रहा है। 2 टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म होंगे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आता है कि जो स्पंजिज हैं वो मोनोइशियस है या डायोइशियस। 2 बेसिक टर्म्स की हम बात करते हैं, मोनोइशियस और डायोइशियस, और जनरल टर्म हम बात करें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो स्पंजिज के लिए एक स्पेसिफिक नेम यहां पर यूज किया गया, हर्माफ्रोडाइट। स्पंजिज आर हर्माफ्रोडाइट। जो स्पंजिज है वो यहाँ पर क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट को हम और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मोनोइशियस। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, मोनोइशियस, और हम इसको क्या बोल सकते हैं,
बाइसेक्सुअल। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग क्या है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग क्या है इसकी अगर हम बात करें, हर्माफ्रोडाइट मीन्स, hermaphrodite, hermaphrodite means an organism, मेनली वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर होगा तो उसको हम एनिमल बोलेंगे यहां पे, एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स both types of reproductive स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑर्गन की बात नहीं कर रहा क्योंकि स्पंजेज में टिश्यू ही नहीं बनते। ठीक है, अगर स्पंजेज में टिश्यू नहीं बन रहे तो ऑर्गन सिस्टम तो नहीं बनेंगे। यहाँ पे जनरल हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर से भी एग्जैक्ट टर्म यहाँ पर ये आता है कि जो स्पंजेज में सेल्स है जो लूजली अरेंज है उसमें से कुछ सेल्स किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, गैमेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट जो टर्म यूज करेंगे विच कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और विच produces both types of gametes। ठीक है, मेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है और फीमेल गैमेट भी, सिंगल स्पंज। ठीक है, जहां पर एक ही स्पंज दोनों टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, और हम क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोइशियस। तो यहां पर एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो हर्माफ्रोडाइट है ये किसके इक्वल है, मोनोइशियस, और ये किसके इक्वल है, बाइसेक्सुअल। यानी तीनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट की जगह हम मोनोइशियस वर्ड यूज कर सकते हैं, मोनोइशियस की जगह हम बाइसेक्सुअल टर्म यूज कर सकते हैं। तीनों का मतलब यहां पर क्या है, सेम। नेक्स्ट टर्म इज डेवलपमेंट। देखो कंसेप्ट यहां पर ये आ रहा है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, एज रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये टर्म है ये किससे रिलेटेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट मीन्स अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, जाइगोट। जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे किसमें डेवलप होगा, एडल्ट में। ये सभी डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ पे स्टेजेस रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ये जनरली टू टाइप का हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो डेवलपमेंट रहने वाला है वो है डायरेक्ट डेवलपमेंट, और जो सेकंड है वो यहाँ पर रहने वाला है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक यहाँ पर रहने वाला है डायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा यहाँ पर रहने वाला है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और स्पंजेस के केस में
कौन सा टाइप रहेगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है, इसकी हम बात करेंगे। जो प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कौन सी टाइप रहने वाली है यहां पर? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। प्रिमिटिव जो सिंपल टाइप है वो क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और स्पंजिज के केस में इन स्पंजिज डेवलपमेंट इज ऑफ इनडायरेक्ट नेचर या इनडायरेक्ट, क्योंकि स्पंजिज सिंपल एनिमल है और सिंपल एनिमल में जो डेवलपमेंट की टाइप होगी वो भी क्या होगी? सिंपल होगी, प्रिमिटिव होगी। ठीक है, तो यहां पर जो प्रिमिटिव टाइप है वो कौन सा है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्या? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट refers to development in which indirect development वो डेवलपमेंट है जिसमें several larval stages, जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेजेस भी बोल सकते हैं। सेवरल लार्वल स्टेजेस और इंटरमीडिएट स्टेजेस एग्जिस्ट इन बिटवीन जाइगोट एंड एडल्ट एनिमल। ठीक है, जो एडल्ट एनिमल होगा और जो जाइगोट है उसके बीच में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है। तो यहां पर एक की टर्म है लार्वल स्टेजेस। अगर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं जाइगोट से एडल्ट फॉर्म होने में, तो वो डेवलपमेंट कैसा रहने वाला है यहाँ पे? इनडायरेक्ट। अगर लार्वल स्टेजेस एब्सेंट हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट की, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो लार्वल स्टेज रहेगा वो एब्सेंट रहेगा। लार्वल स्टेजेस आर एब्सेंट। जो लार्वल स्टेज है वो यहां पर क्या रहने वाला है? एब्सेंट रहने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का जो एग्जांपल है वो ह्यूमन है और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है वो क्या है? यहां पर स्पंजिज है। ठीक है, ह्यूमन के केस में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं रहेगा, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पंजिज की, तो वहां पर सेवरल, ठीक है, मोर देन वन जो लार्वल स्टेजेज आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि स्पंजिज के केस में जो डेवलपमेंट है वो यहां पर कैसा रहने वाला है? इनडायरेक्ट रहने वाला। नेक्स्ट, लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पंज। ठीक है, लास्ट में अगर हम बात करते हैं स्पंज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जिसके ऊपर अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को आप स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कई बार उसके ऊपर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, वो यहां पर आता है प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स।
ठीक है, तो यहां पर क्या आता है, प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स, प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स। जनरल इसका हम, ये हमारा सेंट्रल कैविटी है जिसको हमने क्या बोला यहाँ पे, स्पोंजोसिल, इसको हमने क्या बोला है, स्पोंजोसिल। और जो स्पोंजोसिल की इनर वॉल का जो इनर एरिया है वो किससे लाइंड है, यहाँ पर कॉलर सेल से। जो इनर वॉल है स्पोंजोसिल का, स्पोंजो यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है वो किसको डिनोट कर रहा है, स्पंज को। और जो सील जो टर्म है वो किससे लिया गया है, यहाँ पर सिलोम से। सिलोम मीन्स एम्प्टी स्पेस। ठीक है, और जो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया, ये क्या, फ्लैजिला। ठीक है, ये सभी यहाँ पर क्या है, सेल्स है। सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे। फ्लैजिला प्रेजेंट है तो नेचुरली ये क्या करेगा, मूवमेंट कोज करेगा। और मूवमेंट कोज करेगा किसकी, कोज करेगा, वाटर की। तो यहाँ पर जो क्वेनोसाइट्स है, क्वेनोसाइट्स आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन स्पंजेस। का मतलब ये कि किसी भी एनिमल में अगर क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि वो क्या है, स्पंज। ठीक है, अगर किसी भी एनिमल के अंदर क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट है तो उसका ये मतलब है कि वो एनिमल किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्पंज का। ठीक है, क्वेनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड, क्वेनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड। क्वेनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड है, इसका मतलब ये है कि क्वेनोसाइट्स के पास फ्लैजिला है। और फ्लैजिला है तो ये फ्लैजिला क्या करेंगे, कोजिज फ्लैजिलर मूवमेंट। अब ये फ्लैजिलर मूवमेंट होगा, जो फ्लैजिला है वो वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे तो उनके लिंक में जो वाटर होगा वो अल्टीमेटली क्या होगा, मूव करेगा। और जो ये फ्लैजिलेटेड मूवमेंट है, ये मूवमेंट भी क्या है, डायरेक्टेड है, यानी एक ही डायरेक्शन में ये होगा, तभी वाटर को वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे। क्योंकि स्पंजेस के केस में कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है। जैसे ह्यूमन के केस में क्या प्रेजेंट है, हार्ट, हार्ट ब्लड को क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा। ठीक है, उसी वे में स्पंजेस के केस में, ठीक है, कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं है, टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन भी नहीं है वहां पर। ठीक है, तो बट वहां पर जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो वाटर है। वाटर को कंटिन्यू मूव करने के लिए, ताकि वाटर कंटिन्यूसली ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में एंटर करता रहे और ऑस्क्यूलम के थ्रू बॉडी से एग्जिट करता रहे, उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए। और ये मैकेनिज्म नेचर ने स्पंजेस को क्या दिया है, क्वेनोसाइट्स। क्या दिया है, क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स स्पोंजोसील, ठीक है, स्पोंजोसील को क्या कर रहा है, इंटरनली कवर कर रहा है। और ये सेल्स कैसा, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला प्रेजेंट है तो यहां पर फ्लैजिलर मूवमेंट होगा, फ्लैजिलर मूवमेंट होगा तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, वाटर करंट को मेंटेन करेगा। वाटर करंट इज मेंटेन्ड। ठीक है, वाटर करंट को क्या कर रहा है, ये
मेंटेन कर रहा है, ठीक है। वाटर करंट मेंटेन करने का मतलब क्या है कि वो वाटर जो है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, मूव करेगा, कभी भी वो स्टैटिक नहीं होगा, कभी भी वो वाटर रुकेगा नहीं, क्योंकि जो ये फ्लैजुलर मूवमेंट है ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेक्यूलियर फीचर था वो यही है कि जो क्वेनोसाइट्स है या जो पोलर सेल्स है वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पंजिज में। इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक है फाइलम पॉरीफेरा का, वो है इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, there are 3 examples which are mentioned in NCERT. First one is साइकन, जो कि जीनस है, कॉमनली जो इसको बोलते हैं काइफा, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा स्पोंजिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा यूस्पोंजिया, जिसको हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। साइकन है, स्पोंजिला है एंड यूस्पोंजिया है। कॉमन नेम भी इसके याद रखने हैं, ठीक है। कॉमन नेम पे एमसीक्यू आते हैं कि विच स्पंज इज नॉन एज बाथ स्पंज, तो वो क्या रहेगा यहाँ पे यूस्पोंजिया, ठीक है। विच स्पंज एज फ्रेश वाटर स्पंज, तो यहाँ पर क्या आएगा स्पोंजिला, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ साइकन, काइफा। क्लियर है। इसके साथ ही फाइलम पॉरीफेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फाइलम जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा फाइलम सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। थैंक यू।